हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू विज्ञान का ज्ञान। एंड आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फिजिक्स की जान कहें, टर्म 2 की जान कहें, सीबीएसई 2022 एग्जाम की जान कहें, उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। एंड नो डाउट बच्चों, आप चाहे मैथ्स स्ट्रीम में जाएं चाहे बायो स्ट्रीम में जाएं, फिजिक्स छूटने वाला नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी आपका पीछा क्लास 12 तक और आगे हायर क्लासेस तक नहीं छोड़ेगी। ये समय है कॉन्सेप्ट समझने का, बेस बनाने का, न सिर्फ बोर्ड में बेहतर नंबर लाने का, बल्कि आने वाली क्लास में अपने कॉन्सेप्ट के जरिए अपने प्रीवियस एजुकेशन की बेटर कंडीशंस को दिखाने का। क्योंकि आप जब इस एग्जाम के बाद आप हायर स्टडीज के लिए दूसरी क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे टीचर जरूर पूछेंगे बेटे 10th में नहीं पढ़ा था क्या। तो आज एक सिंगल वीडियो में आपकी बोर्ड के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। सारे पॉइंट्स पर 1 बाय 1 क्लैरिफिकेशन दूंगा, एक एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगा। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, सभी स्लाइड की स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बच्चों, पहला है यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। अर्थात जैसे मान लीजिए कि मेरे हाथ में एक वायर पड़ा, ये कोई एक वायर, कुछ भी इस तरह से एक वायर हो सकती है, और इस वायर को आप देख रहे हैं और इसको मैंने किसी चीज से प्लग इन किया। प्लग इन करते ही इससे जुड़ा हुआ जो रिसोर्स है वो जलने लगा, ग्लो किया। तो यानी कि कोई चार्ज इसमें गई जो मोशन के साथ वहां तक पहुंची और उसको ग्लो करने में मदद किया। हालांकि ये सारी चीजें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकली वो चीज एस्टेब्लिश होता है, वो चीज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अगर ना हो तो वो चीज मोशन को अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि एक पार्टिकल्स की तरह, एक इलेक्ट्रॉन्स की तरह ये मूव करते हैं। खैर, तो ये रहेगा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम चार्ज की गति की, यानी कि जब जो चार्ज होती है उसकी गति की पढ़ाई करते हैं तो उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सब समझ गए? दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी कि पहली चीज कि पदार्थ का एक नैसर्गिक गुण है चार्ज। अब ये चार्ज ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि प्रत्येक वस्तु जो इस पृथ्वी पर मौजूद है, हम जानते हैं कि एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज मैटर, यानी कि प्रत्येक चीज पृथ्वी पर जिसमें मास है और जिसने स्पेस को ऑक्यूपाई किया है वो मैटर है। तो मैटर की अपनी एक हिडन प्रॉपर्टी होती है जिसके जरिए वो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को एक्सपीरियंस करने की क्षमता रखता है। इसीलिए चीजें गर्म भी होती हैं और करंट का असर देखा जाता है। और हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं मानव शरीर में भी करंट होता है, मानव शरीर में भी करंट होता है, क्योंकि हमें ब्लड है तो जाहिर सी बात है आयंस है, और जहाँ आयंस है वहाँ पे मूवमेंट है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस बहुत माइनर मात्रा में हमारी बॉडी में होती है। खैर, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। अब इसको आपको समझने के लिए यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम का यूज करूँगा। ये कह रहा है यहाँ पर डिफाइंड एज टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, कुछ भी चार्ज हो सकती है, चार्ज लाइक मान लीजिए कि 2 कूलम हो सकती है, 3 कूलम, इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है, फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। मान लो कि ये एक वायर, ये वाला हिस्सा एक वायर है, इस वायर से टोटल कितनी चार्ज यहां से फ्लो करके गई एक निश्चित समय में। यानी कि इसमें प्रश्न ऐसे बन सकता है कि बच्चों ये एक वायर है, ऐसे आपसे पूछ दिया गया ये एक वायर है, इस वायर का जो भी डायमीटर x y z वो बात की बात है, इस वायर से 2 कूलम की चार्ज पास कर रही है 10 सेकंड में। तो आप बताओ कि इसमें करंट क्या है? तो सिंपल है, आपका ये Q है, क्या है? Q है, और ये क्या आपका T है। तो यहाँ पे फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक? तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब आ जाइए Q की बात करें तो Q था आपका 2 कूलम, और टाइम चूंकि बच्चों ऑलरेडी सेकंड में है, यही इसका यूनिट होता है, मिनट में होता है तो उसको 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2C अपॉन 10। तो 10 से अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.2। तो आप सरल तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कि इस वायर से 10 सेकंड में जब 2 कूलम चार्ज पास की तो वह करंट की मात्रा थी 0.2 एम्पियर। कोई दिक्कत है? एक और क्वेश्चन से बताऊं उसको।
कोई डाउट्स नहीं, सबका क्लियर? ठीक है। इस तरह से हम लोग कहीं निकाल सकते हैं बच्चों क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज और टी टाइम इंटरवल है। इस प्रकार से अब यहाँ महत्वपूर्ण चीज यह आता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर या वेक्टर। बहुत बार आपने सुना होगा, सिंपल भाषा में कहें, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। यानी हर वो चीज, अब जैसे मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, मुझे मालूम नहीं, तो हम स्केलर हो गए, क्योंकि हमारी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। हवा जिधर घूमी हम उधर घूम गए, हमें पता ही नहीं था कि न मंजिल क्या है न ठिकाना क्या है। लेकिन एट द सेम टाइम कोई बंदा मुझसे मिलता है, मैं बोलता हूँ 1 किलोमीटर दूर जो गोलंबर है उसके राइट हैंड साइड में एक स्वीट की दुकान है, वहाँ से मिठाई परचेज करने जा रहा हूँ, तो मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव भी है और मेरी एक डायरेक्शन भी है। इस स्थिति में मुझे कहा जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि कुल मिला के करंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता, जहाँ तहाँ कहीं भी घूम जाता है। अब ये नहीं कि तार इधर है इधर से इधर नहीं आएगा, इधर से कहीं चला जाएगा, तो करंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। दूसरा चीज, करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है। आपसे कभी कभी पूछ देगा कि व्हेन इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, तो आप बोलेंगे व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू एनी गिवन सरफेस एरिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 1 सेकेंड, देन इट इज सेड टू बी। क्लियर है? सो नेक्स्ट अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए अब डायरेक्शन ऑफ करंट की बात, बड़ी दिलचस्प बात। इलेक्ट्रिक करंट एक सर्किट में फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल सेल से नेगेटिव टर्मिनल। यानी कि बच्चों, मैं थोड़ी ड्राइंग मेरी मजबूत नहीं है लेकिन मान लो कि ये यहाँ पर ये बैटरी के 2 टर्मिनल्स हैं, ये बैटरी ही है एमरॉन की, बढ़िया ब्रांड का नाम है, क्या बात है। तो ये एमरॉन की बैटरी है बच्चों, ये बैटरी का ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब यही से आपको समझने की कोशिश करना है। तो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल सेल से नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि यहां से इधर की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इन मेटल्स, अब किसी मेटल को ले लो, गोल्ड सिल्वर कुछ भी, कॉपर वगैरह कुछ भी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट्स करंट, यानी कि किसी भी मेटल में, जाहिर सी बात है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हम बचपन से पढ़े हैं, 6, 7, 8 क्लास से पढ़ते आए कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्रश्न पूछा क्यों, तो बिकॉज देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल्स which make it possible for the flow of electron, अर्थात कि उनके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा पहले से फ्री होती है, जिसके कारण आसानी से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह उसमें ट्रांसफर हो पाता है। तो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन करता है कॉन्स्टिट्यूट करंट को। कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको समझिए, ये वायर है, अब ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में भाग रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की ये दिशा होगी, ये दिशा। आपसे पूछा कि बेटा करंट किधर जाएगा, तो आप बोलोगे करंट ये है और इसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट। कोई दिक्कत, कोई कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, ये ना होता तो शायद इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होती, है बहुत बड़ी चीज है। ट्रांसफार्मर से लेकर के छोटे छोटे घर में आपके स्टेबलाइजर से लेकर हर जगह इस चीज का इंपॉर्टेंस, इवन आपकी सबमर्सिबल हर जगह है। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब एक सर्किट हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक सर्किट ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज को मिला करके सेल्स बना लेंगे, और ये एक सर्किट हमने बना ली। इस सर्किट में यहाँ पर एक रेजिस्टर हमने डाल दिया, यहाँ पे सीरीज में ही एमीटर लगाया जाता है, एक यहाँ पे हमने कोई स्विच दे दी और थोड़ी दूर पे यहाँ पे एक हमने बल्ब दे दिया और ये क्लोज कर दिया। अब ये देखिए, इसमें यहाँ पर ये एमीटर है, रेजिस्टेंस के तौर पर रेजिस्टेंस हम लगा दिए क्योंकि ये जरूरी होता है। ये आपके कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी यहाँ सेल्स हो गए, आपके सेल्स आपकी कंबाइन हो गई, आपका बल्ब हो गया। अब क्या होगा वो देखिए, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। तो यहां से जब करंट फ्लो किया तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिफरेंस, लाइक अगर हम इसको VA डिनोट करें, क्योंकि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, और ये पॉइंट को हम लोग अगर VB से डिनोट करें तो VA माइनस VB, ये हम पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का निकाल पाएंगे। खैर अब इसको भी हम थोड़ा सा अभी थोड़ी देर पे मिटाते हैं। अब देखिए थोड़ा अभी नहीं आता है।
तो ये देखिए इस प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस में अब कह रहा है कि कैरिंग करंट कैन बी डिफाइंड एज, अब छोड़िए सारी बात, आप मुद्दे पे आइए, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ सी मुद्दे पे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना काम किया गया, टू मूव अ यूनिट चार्ज, यानी एक कूलम्ब चार्ज को यहां से यहां, ये एक कूलम्ब चार्ज है, ये पॉइंट है, यहां से इसको लाने में कितना काम हुआ, इसको यहां से यहां तक पहुंचाने में जो वर्क डन किया गया, फ्रॉम वन पॉइंट यानी ये पॉइंट था, टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। समझिए बात को, चार्ज को, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचाने में किया गया कार्य ही पोटेंशियल डिफरेंस है। कोई दिक्कत? चलिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन चार्ज, यानी कि क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई या डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे एक साइन देना भूल गए, वो आप देखिए यहाँ पे वर्क डन को हमने W से रिप्रेजेंट किया है और चार्ज को Q से रिप्रेजेंट किया है। अगर किसी पॉइंट पर आपसे इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप सरल तौर पे V = W/Q, वर्क डाउन पूछेगा तो V/Q, Q पूछेगा तो VW, इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला को क्रिस क्रॉस करके हम तीनों में से कोई एक अगर गिवन वैल्यू मिस करेगी, दो आपको गिवन होगा, कोई एक अपने आप निकल जाएगा। हो सकता है इस तरह के प्रश्न में कभी आपसे वर्क डन पूछे, कभी पूछे वो कितना अमाउंट चार्ज था, अगर इतना जूल वर्क किया गया इतने वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करने के लिए, तो जूल आएगा तो वर्क डन आप क्लियर कर लेना, कोई दिक्कत? ठीक, चलते आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स पढ़ा लेते हैं, मुझे आती है छोटे क्लास। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, यानी कि बच्चों ये भी याद रखने वाली चीज है, V से डिनोट किया जाने वाला चीज पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब देखिए अगला पॉइंट बहुत बेहतरीन है, द इलेक्ट्रॉन moves in a wire due to potential difference, यानी कि बच्चों अगर ये एक वायर है, ठीक है, अब इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, यहां से ऐसे ऐसे मूव कर रहा है और इस पॉइंट पर जा रहा है। पूछा आपसे कि इलेक्ट्रॉन्स वायर में मूव क्यों करते हैं, तो आपका जवाब सीधे हो जाएगा ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दिक्कत? वायर में इलेक्ट्रॉन्स क्यों मूव करते हैं, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस में बी प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द बैटरी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को बैटरी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके जरिए प्रोड्यूस किया जा सकता है। और जाहिर सी बात है बच्चों, हम तो बैटरी में पानी भरते हैं, डिस्टिल्ड वाटर भरते हैं, अब पानी के अंदर चल रहा, अब हमने क्या किया कि उसमें चिमटे लगे हुए जो भी है, अब वो लगा दिया हमने, इन्वर्टर से वो कनेक्ट हो गया, इन्वर्टर ने लिया AC, उसको दिया DC, क्योंकि बैटरी कभी भी AC करंट नहीं लेता है, उसने DC करंट लिया और जितने उस समय में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसने उसको अपने अंदर में जो लिक्विड पार्ट था, जो केमिकल था, उसके अंदर में आयंस को प्रोड्यूस करने का काम किया। जैसे ही लाइट कट गई तो इन्वर्टर का काम होता है इंटरचेंज करना। इन्वर्टर ने उस बैटरी से DC में करंट उठा करके आपके घर में AC करंट दिया। ध्यान देने वाली बात है, मतलब वो आपको DC मोड में करंट कैसे देगा? जैसे इन्वर्टर का काम जान रहे हैं ना क्या है, वो AC में लेकर के बैटरी तक DC पहुंचाता है और फिर बैटरी से DC में लेकर के अपने यहाँ डिवाइड करके AC में देता है। क्योंकि अगर वो DC का मतलब ही कुछ अलग हो जाएगा, फिर तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो तुरंत जल जाएंगी, फट 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 जल जाएंगी, क्योंकि वो तो कांस्टेंट करंट देता है ना DC। तो अगर उसमें नहीं डिवाइड किया गया तो कई बल्ब उड़ जाएंगे, पंखा उड़ जाएगा, कुछ भी उड़ जाएगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चलिए अब देखिए 1 वोल्ट एक क्वेश्चन आएगा। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस तब कहा जाएगा जब 1 जूल ऑफ वर्क, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, when 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि ये वायर है। अब इस वायर में ये चार्ज जो था, मान लीजिए 1 कूलम का चार्ज था इसमें, और इस 1 कूलम चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B में पहुंचाने के लिए 1 जूल का वर्क लगा। क्या लगा? 1 कूलम्ब चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B पहुंचाने में 1 जूल का वर्क किया गया, यही होता है हमारा 1 वोल्ट।
पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दिक्कत? हम बस इसको एकदम अच्छे से एग्जाम में लिखिएगा, क्वेश्चन सही से। बच्चों ये तो बस आप एक फोटो ले लो, माइंड सेट कर लो कि ये अगर आपसे पूछ देगा कि ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच यू आर हैविंग एन इलेक्ट्रिक सेल और ओपन स्विच और वायर जॉइंट इलेक्ट्रिक बल्ब और रजिस्टर एमीटर एंड वोल्टमीटर, इसका खाली कंसेप्ट समझ लीजिए कि एमीटर हमेशा सीरीज में होता है और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में होता है। बच्चे ये गलती बराबर करते हैं। बाकी ये सब चीज़ें नॉर्मल है। नॉर्मली आप इस तरह की चीज़ें आप देखिए, इलेक्ट्रिक सेल की बात करेगा तो ये करना, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात करेगा तो 2-3 को जोड़ देना। ओपन स्विच का मतलब 2 ब्रैकेट सटे ना रहें और बीच में यहाँ एक डॉट जैसा आ जाए तो मतलब क्लोज हो गए। खैर, वायर का जॉइंट दिखाने का बढ़िया तरीका ऐसा लग रहा है कि जैसे दीवार से चमगादड़ लटका है। यहाँ पे लग रहा है कि अर्जुन का धनुष है, ये जो है वायर क्रॉसिंग दिखा रहा है, ठीक है, तीर उसमें से निकल चुका है। इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये तो किसी एंगल से बल्ब लग नहीं रहा है, लेकिन फिजिक्स है तो मैं याद करना ही पड़ेगा, बल्ब ये लग रहा है, लेकिन ये आप ऐसा ड्रॉ मत करना, no टीचर कंफ्यूज हो जाएंगे कि तो असली बल्ब लगा दिए। तो ग्लो भी कर सकता है, एग्जाम में डर जाएंगे, टीचर डर सकते हैं। बजाओ। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एमीटर, एमीटर के इतिहास को पढ़ते हैं। सबसे पहले ये इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को नापता है, अर्थात इसका मतलब ये सीधे बता देगा कि कितना एम्पियर करंट उस सर्किट्स में जा रहा है। सीधी बात ये। अभी इस घर में, इस कमरे की वायरिंग में हम एमीटर लगा के चेक करेंगे तो उसमें एक ए लिखा रहेगा बीच में, और वो 1 2 3 4 5 6 करके बताएगा, वो एम्पियर्स में बताता है। दूसरा, ये हमेशा सीरीज में होता है बच्चों, हमेशा सीरीज में, पैरेलल नेवर। और तीसरा, इसके पास लो रेजिस्टेंस होनी चाहिए कि अगर इसमें क्वेश्चन पूछेगा, अगर इसमें हाई रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, तो हाई रेजिस्टेंस में ये अपना वर्क नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात ये है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो फ्लो ऑफ करंट का दुश्मन होता है। ज़्यादा रेजिस्टेंस होने पर करंट की मात्रा कम होने लगती है, जिसकी वजह से एमीटर अपनी सही रीडिंग नहीं कर पाता। ये वो चीज़ है जो आपको मैंने बुक से हट करके, स्लाइड से हट के बताया। इसमें एक प्रश्न छुपा है कि व्हाई शुड एमीटर हैव लो रेजिस्टेंस, तो आप बोलेंगे बिकॉज द रेजिस्टेंस समवेयर opposes the flow of current and it will make difficult in reading the actual value of current running in the circuit. That is why it should have low resistance. ये होता है बच्चों अपना आंसर अपने तरीके से बनाना, नो बुक नो सैंपल पेपर। नेक्स्ट, वोल्टमीटर के इतिहास की बात करते हैं। चलिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि अभी मैंने बताया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में नापने के लिए यूज होता है। इसको हमेशा हम लोग पैरेलल में करते हैं। खैर, और तीसरा, इसमें हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। ऑब्वियसली आपने पढ़ा, ओम्स लॉ अभी पढ़ा नहीं, अभी पढ़ेंगे, समझ में आएगा। तो ये आपका मतलब जो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स सर्किट में बताता है। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में आपका रहता है किसी भी मतलब सर्किट के दौरान में, ये कभी सीरीज में नहीं किया जाता है, और इसके पास हमेशा हाई रेजिस्टेंस रहती है। आगे, ओम्स की लॉ जो है बड़ी जबरदस्त लॉ मानी जाती है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। इसका इंपैक्ट तो आपको 12th तक देखने को मिलेगा, मतलब लाइफ टाइम देखने को मिलेगा। देखिए, कह रहा ओम्स लॉ के हिसाब से कहा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस V across ends of a given metallic wire। अब ये बच्चों एक मेटालिक वायर है, ये इसके एंड्स हैं, ये इसका एंड हो गया, तो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस across ends of given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to current flowing through it। अर्थात V is directly proportional to I। ये इनका स्टेटमेंट था कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी गिवन मेटालिक वायर के एंड्स में जो फ्लो करती है वो एक्चुअली प्रोपोर्शनल होती है करंट फ्लोइंग थ्रू इट, मतलब उससे जितनी करंट फ्लो करती है। यानी कि इनका ये पहला लाइन, यानी कि दूसरा लाइन ये भी था कि V/I इज इक्वल टू कांस्टेंट था, इनका एक वैल्यू इन्होंने दी। अब इस कांस्टेंट को इन्होंने R से रिप्रेजेंट किया, ये वही R है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और फाइनली एक फॉर्मूला हमारे सामने ओम्स लॉ के हिसाब से तैयार होकर के आया, V इज इक्वल टू IR, वेयर V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, आपको पता है R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, और I इज इक्वल टू ऑब्वियसली करंट। तो ये बच्चों ये 3 फैक्टर्स हैं। अब इस फॉर्मूला के जरिए हम किसी गिवन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकालना है तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, और अगर रेजिस्टेंस नहीं निकालना है तो ऑब्वियसली करंट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को सफल करके।
घुमा करके स्टेयर में। नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें, बड़ी खूबसूरत और बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टी होती है। हालांकि ये तय है कि ये जब ज़्यादा मात्रा में होती है तो करंट को दुख पहुंचाती है आगे जाने में, लेकिन अगर रेजिस्टेंस ना होता तो शायद ये सब जो चीज़ें चल रही हैं वो भी नहीं चलती, सब बड़ा ब्लास्ट हो जाता तुरंत। तो वो भी बहुत जरूरी है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, यानी कि हर एक कंडक्टर की अपनी एक प्रॉपर्टी है जिसके जरिए वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है, अवरुद्ध करता है, उसके आवागमन में दिक्कतें पैदा करता है। वो दिक्कतें ज़रूरी है, जैसे इंसान की लाइफ में अगर दिक्कत ना हो तो कभी सुपरस्टार नहीं बन सकता, उसी प्रकार से अगर वायर में से करंट फ्लो कर रहा है और अगर उसमें रेजिस्टेंस ना हो तो कभी सुपर कंडक्टर नहीं बन सकता है। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम नमः शिवाय, इसे याद रखिएगा, ओम होता है रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर ओमेगा, इसे बच्चों हम लोग ओमेगा कहते हैं, बस यूँ समझ लीजिएगा। एक अंडा को नीचे से फोड़ के उसको खींच दीजिए, वो ओमेगा, ठीक है। इसे ये अंडा आप ऐसे बनाते हैं तो इसको नीचे से फोड़ के इसको फैला दीजिए, ओमेगा हो गया। नीचे वाला हिस्सा गायब कर देना, नहीं तो ये टेलीटबीज का कार्टून लग रहा है, लड़की जैसा कुछ फीलिंग आ रहा है। खैर अगले तरफ चलते हैं, क्या चीजें हैं जो इस रेजिस्टेंस को कंडक्टर के अंदर इफेक्ट करती है, ये भी जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि मैं बहुत भूखड़ इंसान हूँ, मुझे 20, 25, 30 रोटी की भूख रहती है, तो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि मैं 2 रोटी खाऊं? बड़ा सिंपल सा है, मैं रेजिस्टेंस हूँ, रेजिस्टेंस एक भूखड़ प्राणी है, वो सारे करंट को खाना चाहता है, अपनी प्रेजेंस में करंट को रहने नहीं देना चाहता है, यानी कि सोमन चाहता है कि मैं सारी थाली की रोटियां चुपड़ के खा जाऊं। तो क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिन फैक्टर्स के जरिए सुमित रोटियां खाना कम कर दे? तो सबसे पहले लाल मिर्च की मात्रा बढ़ा दी जाए, दूसरी बात जहाँ बैठे वहाँ 4-5 छुछुंदर और चूहे छोड़ दिया जाए, 2-4 छिपकलियां थाली के ऊपर फेंक के मारी जाए, और अन्य चीज कुछ जलती हुई लकड़ियों के कुछ टुकड़े सीट के नीचे डाल दिया जाए जो धीरे धीरे गर्म हो, ताकि बैठने वाले स्थान पर आदमी खुद ब खुद उसका तशरीफ जो है वो गर्म होकर के वो आदमी खुद ब खुद उठ जाए। माने तकरीबन ये सारे तरीके हैं जो मेरी भूख को इफेक्ट करेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस जो कंडक्टर में इफेक्ट होते हैं उनके भी कुछ फैक्टर्स हैं। तो जैसे सबसे पहला लेंथ फैक्टर होता है। अब हम आपसे कहें प्रियंका अपने घर से जाना, एक प्लग दे रहा हूँ, वहाँ से हमको थोड़ा दो मोबाइल चार्ज करना है, तो जो मोबाइल का चार्ज 1 किलोमीटर से जब चलेगा ना तो चलते चलते इलेक्ट्रॉन थक जाएगा, यहाँ तक मोबाइल का खूंटी 1 इंच इधर उधर नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड कि लेंथ का भी इफेक्ट होता है। ज़्यादा लेंथ दे दोगे रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि करंट वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। अब मान लो कि हरिद्वार में बहुत अच्छा एक बिजली का खंभा लगा, क्या सॉलिड वोल्टेज थी, यहाँ बैठे बैठे एक आदमी बोला अच्छी वोल्टेज चाहिए तो हरिद्वार से डायरेक्ट वायर मंगवाओ, पैसा वाला आदमी था, बोला तार खरीदो ले आओ, लेकिन पैसे से क्या मतलब है भाई, वहाँ से करंट जब 200, 400, 500 किलोमीटर आएगा तो यहाँ करंट पहुँच भी नहीं करेगा, उसका बल्ब का फिलामेंट भी ग्लो नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के सरल भाषा में समझाया, लेंथ का बहुत जबरदस्त इफेक्ट होता है। दूसरा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब सिंपल समझो बच्चों कि ये वायर है, एक वायर है, इसकी मोटाई को ही हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। ये पतला होगा तो हायर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, लोअर द resistance, and lower the area of cross section of wire, higher the resistance। पतले तार में रेजिस्टेंस की मात्रा ज्यादा होती है। दिवाली में जो चुकमुक चुकमुक करके नाचने वाली लाइट जलती है उसमें जबरदस्त रेजिस्टेंस रहता है कि उसके तार बहुत पतले होते हैं, ठीक है। इसी वजह से उतने बड़े वोल्टेज सोर्स से उसको अटैच किया जाता है, फिर भी वो नन्ही सी आलू के भुजिया की साइज के बल्ब भी बुझती नहीं है, फूटती नहीं। मतलब एक तरीका, इतना बड़ा बल्ब ग्लो कर रहा है। एक आदमी पूछा हमसे कि सर बताइए इतने बड़े बड़े बल्ब ग्लो करते हैं तो जो शादी उदी में हम लोग झुमझुमिया लाइट जो जलाते हैं, झुमुक झुमुक जो नाचती है इधर उधर, वो लाइट का भी तो कई कंडीशन है ना बच्चों। जैसे एक लाइट जो होता है वो बहुत शांत होता है, तो वो लाइट कैसा एक्सप्रेशन देगा, देखो लाइट का एक्सप्रेशन ऐसा होता है। ये वो लाइट का एक्सप्रेशन है जो एक बार एकदम मध्यस्थता पे आई हो जाएगा, वो इसी करके नाचे, ये नाच की इस बिल्डिंग से वो एक लाइट होता है, देखे हो ना, वो डांसिंग लाइट होता है, उसमें कुछ लेटर लिखा है, दूल्हा का नाम भाग रहा है, पकड़ो वेट्स,
उसी का नाम फिर वापस आ गया, पंकज वेट्स पंकज। लाइट की स्पीड ज्यादा बढ़ा, शादी में देखे हो ना वेलकम गाइड, वो तो उसमें लेटरवा लिखना का तो भूल जाते, एक तो सॉफ्टवेयर होता है। एक जगह शादी में गए, वहाँ पे दुल्हन का नाम ही नहीं लिखा, तो इतना फ्लो में भाग रहा था कि पंकज वेट्स पंकज, पति कौन पत्नी कौन, लास्ट तक कंफ्यूज था, बाद में बताया कि पत्नी का नाम ही नहीं था। तो अब छोटे छोटे लाइट्स, कभी आपसे एक प्रश्न इस हंसने के क्रम में आपसे पूछा जाए कि बाबू आपने देखा होगा सड़कों पे बड़े बड़े, दिल्ली में मुंबई में स्ट्रीट पे टेलीविजन जैसा बड़ा सा सेट लगा रहता है, उसमें लिखा रहता है यातायात का पालन करें, कृपया दाहिने हाथ से जाएं। तो दाहिने हाथ से कैसे आदमी चल के जाएगा भाई, दो पैर से तो चल ही नहीं पा रहा, दाहिने हाथ से तो गिर जाएगा। तो दाहिने हाथ से नहीं जाए, कृपया यहाँ ना थूके, वहाँ सबसे पहले थूकते हैं सब, बोले यहाँ ना थूके मतलब यहीं थूके, क्योंकि भोजपुरी भाषी यहाँ ना थूके, अच्छा यही ना थूके तो यहाँ थूक दिए। बताओ, हम लोगों का अपना एक अलग है। तो जहाँ बाएं हाथ से चले या दाएं हाथ से चले, कम पढ़ा लिखा आदमी बोलेगा हम तो पैर से ही चल सकते हैं सरकार, हाथ से चलना हमको नहीं। तो खैर, तो यहाँ पर कंडक्टर को किन चीजों ने प्रभावित किया? मस्त चीज था, पहला लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शन, मस्त सा फॉर्मूला हम लोग लेकर के आ सकते हैं, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। यही इसका फॉर्मूला है बच्चों, इसको रिवर्स कर सकते हैं। ये रेजिस्टिविटी है, सपोज यू हैव टू फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ एनीथिंग, देन यू विल हैव डेफिनेटली द लेंथ, एरिया एंड मे बी द रेजिस्टेंस। These all three values will be simultaneously mixed with each other and finally we will calculate the resistivity. Next, electrical resistivity याद हो गया, वही चीज सेम है। तो देखिए, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। जाहिर सी बात है, धूप में एक वायर जो है बहुत गर्मी में, बहुत धूप में से जा रही है और उसमें वर्कलोड ज़्यादा, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में आगे जा करके हमें पढ़ना है कि जब किसी वायर का तापमान बढ़ता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में दिक्कत आती है। इसीलिए पहले के समय में जब हम लोग छोटे थे, जब स्टेबलाइजर छूने पर गर्म हो जाता था तो मम्मी दौड़ के फ्रिज बंद कर देती थी। मतलब तो उस समय फ्रिज बहुत बड़ी बात होती थी, मतलब फ्रिज, ऐसे फ्रिज बोलते थे। ठंडा पानी अच्छा गच्च से फेंक देगा बोतल से, पैसा चाहिए उसके, एक बोतल पानी के लिए एक पूरा मोहल्ला आपके पीछे पड़ जाता था। जैसे अरे ऐसा कोई मशीन उसके यहाँ है, दरवाजा खुलता है उसमें से धुआं फेंकता है, बड़ा बड़ा 3-4 बोतल रखा रहता है उसमें, एकदम छुओ कर जैसे लगे हिमालय आ गया। फ्रिज का परिचय पहले लोग ऐसे देते थे। और जो कम पढ़े लिखे होते, हाँ हम लोग यहाँ है तो फेंका ला पानी ठंडा, अरे कहाँ फेंकता, बोतल में रहता। तो पहले टीवी और फ्रिज को तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता था कि लाइक कोई एलियन आ गया हो धरती पे। एक टीवी एक मोहल्ले में होती थी, एक फ्रिज एक मोहल्ले में होती थी, ठंडा पानी पीने के लिए लोग पैसा देने के लिए तैयार होते थे। बताओ, इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा क्या है? पानी। आपके बगल के बॉटल में ऐसा क्या है कि उसका आप 20 रुपया पे करते हो? पानी। किसी के पास कॉन्सेप्ट था, उसने आपकी जरूरत को समझा, उसको पैक कर दिया, बढ़िया से बता दिया। आजकल ऊँट भी जानता है कि बिस्लरी क्या चीज़ है, ऐड कर दिया, काम खत्म। अब ऊँट से आपको तुलना कर दिया, आप खुद दुकान पे जा कहोगे अरे भाई आप पागल समझो क्या, ऊँट है गधे नहीं, तो आप भी बोल करके बिस्लरी मांगो। सब माइंड मार्केटिंग है बच्चों। मस्त, मतलब दिमाग में कॉन्सेप्ट को ऐसा बैठाओ कि कभी आपको कॉन्सेप्ट निकले ही नहीं माइंड से। देखो, कोई चीज होता है ना, कोई जैसे कभी टाइड का ऐड भूलते हो क्या? टाइड का सट से एक साबुन आता है, फट से कपड़ा बीचों बीच व्हाइट हो जाता है। एक ऐड है, बचपन से हम देखते हैं, ऐड कितना भी बदला लेकिन टाइड अपना कॉन्सेप्ट कंटिन्यू कुछ ऐसा करता है। सारे सर्फ के एक जो रिन सुप्रीम का ऐड आता है उसमें, हाँ क्या हमें इस गांव में एक सुंदर और स्मार्ट मैनेजर मिलेगा, तब तक एक औरत आती है साड़ी में पहन के, एक्सक्यूज मी सर, नेवर जज द लेटर बाय इट्स कवर। इसमें सर्फ का ऐड कहाँ से आया? कोई कॉन्सेप्ट नहीं। रिन तब भी नहीं बिकता था, आज भी नहीं बिकता। और टाइड में उछल उछल के कूचा में से लौट के आता है, ये तो साबुन ऐसे उड़ के आता है, उसकी शर्ट मारता, शर्ट से सफेद, तो आदमी के दिमाग में आता अच्छा वाकई में साबुन बहुत अच्छा है। टाइड अपने मार्केटिंग से बिक रहा है, क्वालिटी तो उसकी फेना से भी लो है। खैर, हम तो धोखा में 2-3 बार लाए हैं, कपड़ा गंदा करता है, बाद में टाइड वालों को देख लो, लिखे थे सुपर वाइट, मेरा कपड़ा ब्लू से वाइट हो गया। ये कौन सा वाइट है? तेजाब डालते हैं वो लोग, टाइड में तेजाब डाला जाता है। कपड़ा वाइट का मतलब लाल पीला कुछ डालो वाइट कर दो। आदमी कम पढ़ा लिखा सोचा
वेरी गुड, ब्राइट, व्हाइट एंड ब्राइट। लाल कपड़ा डाला जब वो बीच बीच में व्हाइट, तो चितकबरा ब्राइट। ई का शक्तिमान सरफ से धोके आए हो का बे? गौवा में गावा पहलवान साबुन चलता है 5 रुपया का, वो साबुन लगा दोगे तो कलर में गायब हो जाएगा। कहा कि दाग छुड़ाने के लिए गामा लगाए, गाँव में गए तो कहीं गामा साबुन कुछ करा, बोले फेना सुने, रिन सुप्रीम सुने, टाइट सुने, एरियल सुने, गामा कौन सा साबुन? लोढ़ा जैसा एक तो इतना बड़ा साबुन था, अपने यहाँ मिलता राइस होता, इतना बड़ा लोढ़ा जैसा साबुन था। आप जब उसको भाई 2-4 बार घींच लीजिएगा तो कपड़े में गायब हो जाएगा, तेजाब रहता है उसका। वो तो सही है बोला था कि दाग गायब हो जाएगा, मेरा कलर गायब हो गया था, दाग तो वैसे ही गायब होगा। तो ये भी एक कॉमेडी है भाई, चैप्टर के अंदर चैप्टर में खत्म हो गया, इसमें बचा क्या? तो देखिए रेजिस्टेंस है, एरिया क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी जो है इसको हम लोग नापते हैं ओम मीटर में, इसको ओम एम में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कुछ चीजों का याद कर लेना, जैसे ग्लास, डायमंड और वाटर का डेफिनेटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइंड में रखना। ग्लास, वाटर और डायमंड का ज्यादातर पूछता है, और अल्कोहल है। अब आते हैं कॉम्बिनेशन, सिंपल सा है, ये जो आपके सामने देख रहे हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज है। सिंपली यहाँ ये सारे रेजिस्टर्स चूंकि हमने पढ़ा था सीरीज में जोड़े जाते हैं और इनके पैरेलली ये वोल्ट मीटर्स अप्लाई किए गए हैं। बच्चों ये एमीटर हो गया, ये आपका की हो गया, ये आपका सेल खत्म। द करंट इज सेम थ्रू द ईच रेजिस्टर, यानी कि यहाँ पे भी आई वही होगा, यहाँ भी आई वही होगा, यहाँ भी आई वही होगा। सीरीज कनेक्शन की सबसे अच्छी बात है कि अभी देखो, अभी मान लो कि मैं एक बोर्ड हूँ, एक बिजली का बोर्ड हूँ, मेरे में कोई प्लग खोस दिया जाए तो मेरे से जुड़ा हुआ जितना भी चीज है ना, एक ही स्विच से ऑपरेट होगा। उसमें आप टीवी, फ्रिज, घर का सब कुछ ले लो, यहाँ से यूं प्लग छूटा सब बंद। तो ये डोमेस्टिक जो वायरिंग होती है, हम लोग इस समय जहाँ खड़े हैं, इसके लिए सीरीज कनेक्शन बहुत घातक होता है। अब सवाल ये उठता है तो सीरीज कनेक्शन बनाया किसके लिए गया? तो पावर हाउसेस के लिए एक सामान वो भेजते हैं। दूसरा, शादियों में जो भड़बड़ भड़बड़ करके नाचने वाला जनरेटर लगता है, वो भी आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज ही होता है भाई। उसमें सीधे जनरेटर का एक तार छोड़ाओ, सारा लाइट बुझ जाएगा, सारा पंखा बुझ जाएगा। क्योंकि अगर वो जगह जगह स्विच लगाते तो सट्टा एक दिन का लेते, 6 दिन तक वो स्विच दबाते रह जाते। शादियों और गलियों में का बल्ब बुताते बुताते उनका 3 लगन छूट जाता, इसलिए वो लोग सीरीज किए। तो सबसे अच्छा याद रखना, ब्याह शादी बारात बिजली विभाग, ये ठीक। आज तक YouTube के इतिहास में एग्जाम्पल किसी ने नहीं दिया है, देख लो। अब ये आ जाओ, घर द्वार समाज के लिए ये यहाँ पर करंट चेंज होता है। करंट इसमें चेंज इसलिए नहीं होगा कि भाई ये पैरेलल हुआ है, एसी का कुछ और लोड है, इसलिए एसी के लिए अलग बोर्ड दिया गया है। 6 एम्पीयर फ्रिज का एक अलग बोर्ड आपके किचन में होगा, वो थोड़ा उसका प्लग बड़ा होता है, उसका लोढ़ा जैसा उसका प्लग होता है। एक प्लग मार दो, आदमी का मुंह 4 दिन तक चपटा रहे, सही बता रहा हूँ। फ्रिज का प्लग चला के मार दो तो मर जाएगा आदमी। ईटा जैसा भारी भारी प्लग सब लगाते हैं। तो ये सिंपल बताता है कि छोटे बोर्ड्स में छोटे पॉइंट और बड़े बोर्ड्स में बड़े पॉइंट क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे घर में मौजूद प्रत्येक बोर्ड में अमाउंट ऑफ करंट डिफरेंट होता है। खैर, तो ये बच्चों, इसके लिए फॉर्मूला निकालने का सिंपल तरीका है R1 + R2 + R3। वेयर एज अगर हम इसकी बात करें पैरेलल की, तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यहाँ पे आपका ये चीज खत्म होता है। अब आते हैं लोग अगली चीज पे, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला, यदि हमें मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, मान लीजिए कि R की वैल्यू, जाहिर सी बात है हमको एकदम सॉलिड चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो all resistors should be connected in series and for getting minimum equivalent resistance all resistors should be connected in parallel। यानी क्लियर बात है कि अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की मात्रा बढ़ानी है तो मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे? सीरीज में कनेक्ट करेंगे। इसीलिए शादियों में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है मैक्सिमम के लिए, और मिनिमम चाहिए तो हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और जिसका आप समझ रहे आगे के लिए। अब छोड़िए, अब हमारे घर की बात करें, डोमेस्टिक सर्किट। पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज्ड बिकॉज इन सीरीज अरेंजमेंट इफ एनी वन ऑफ अप्लायंसेस फेल्स और स्विच्ड ऑफ ऑल द अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग। जो मैं कहा कि शादी में घूमते घूमते मर जाएंगे स्विच खोजते खोजते, कौन पंखा था कौन टीवी था उसी मर जाएंगे। खैर, इलेक्ट्रिक पावर की बात करें बाबू, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड में 100%। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक पावर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये 5 टॉपिक है, 5 में से क्वेश्चन आपके भर भर के आएंगे।
जो है इलेक्ट्रिसिटी में ही 5 है, छठा कुछ है ही नहीं बस। और हाँ वो सीरीज और पैरेलल वाला वो तो जरूर घुमा के पूछेगा आपसे जरूर। तो द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इसका सबसे कॉमेडी में एग्जांपल देता हूँ। जिस दर से आपकी बिजली खपत होती है उसे हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग पुराने वाले जो बिल्डिंग में जहाँ रहते थे वहाँ बिजली लगता था कि मकान मालिक भी पीते हैं, तो वो रेट इतनी बढ़ गई कि मैं किलोवाट आवर से जब अपने समय को मल्टीप्लाई किया, जो औसतन हमें एवरेज आइडिया देता है कि हम कितना कंज्यूम करते हैं, कितना हमने बल्ब यूज़ किया, हमें पता है इसका कितना वाट है, इसका कितना वाट है, ये सब मिला के पता चल जाता है इतना इतना वाट है। इट विल बी मल्टीप्लाइड कि हमारी क्लासेस 5 घंटे चलती है तो एक एवरेज निकल करके आता है। लेकिन उसका एवरेज ऐसा निकलता था जैसे हम हफ्ता के हिसाब से चला रहे हैं, एक ही दिन उसका बिजली एक हफ्ते के बराबर आता था। तो अंततः हमने बोला कि हम सोलर का प्रयोग करेंगे। याद करिए, आपको वो दिन याद होगा कि जब हम लोग स्माइलीज कहे थे कि हमने अब सोलर ही यूज कर लेंगे, आपकी बिजली नहीं चाहिए, याद है ना। तो कुछ दिक्कतें हो जाती हैं कभी कभी। इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं, वायरिंग भी एक बहुत बड़ा फॉल्ट होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ मेजर कनेक्शंस के साथ जब हम कनेक्शन को स्प्लिट करते हैं, गलती से वो चीज़ किसी जो लोड लेने वाली ज़्यादा चीज़ है उसके साथ एक वायर आपका अटैच हो गया वायरिंग के मिस्टेक से। अब आप क्या काउंट करोगे, हम तो 3 ही पंखा चला रहे हैं यार, लेकिन बिल तो एसी के बराबर आ रहा है। इस पर एक पिक्चर भी बनी थी, बिजली बंद मीटर चालू, बिजली गुल मीटर चालू, उसमें हीरोए गुल हो जाता है, हीरोइनियो गुल हो जाती है। अब बिजली तो शुरू से गुल रहता है। वो क्या पिक्चर थी, लास्ट तक सब गुल रहते हैं। तो बिजली का बिल ऐसा उसमें आता है कि सब मर जाते हैं लास्ट में। तो इसलिए भाई इलेक्ट्रिक पावर ये हो, पावर निकालने का फॉर्मूला V × I है, जहाँ पे V आपका पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट है, मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों। क्वेश्चन पूछता है व्हेन इट इज सेड टू बी 1 watt, 1 watt इज द पावर कंज्यूम्ड बाय योर डिवाइस इफ 1 एम्पीयर ऑफ करंट इज ऑपरेटेड एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अगर 1 एम्पीयर के करंट को 1 वोल्ट पे ऑपरेट किया जा रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 watt। क्या कहेंगे, 1 watt। सो 1 watt इज इक्वल टू 1 वोल्ट इनटू 1 एम्पीयर 1 VA। इसीलिए बच्चों आपके घर की सभी अप्लायंसेस पे KVA लिखा रहता है, वो बाद में KVA एक वर्ड जुड़ जाता है उसमें। अब देखिए उसके यहाँ पर आप देखिए लार्जर यूनिट ऑफ पावर 1 किलोवाट। अगर मान लीजिए अभी मेरा घर है, मैं गया बिजली विभाग से कि सर मुझे 2 पंखा चलाना, 4 बत्ती जलानी और ये है। उन्होंने कहा चलिए आप 1 किलोवाट का कनेक्शन ले लीजिए। 1 किलोवाट पे आपका सारा यानी 1 किलोवाट पे भी 1000 वाट तक चीज़ें यूज कर सकते हैं। उसमें पंखा ऐसी सब जोड़ लो। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर में आपका 1 किलोवाट आपके लिए काफ़ी है। ये एक बहुत जनरल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जैसे हमारी बिल्डिंग जहाँ हम लोग मौजूद है यहाँ पे 6 किलोवाट का कनेक्शन है, यानी कि लगभग 6000 वाट तक हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। 6000 वाट। डोमेस्टिक में लोग 1-2 किलोवाट मैक्सिमम यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ होता है क्योंकि उसका भी चार्ज लगता है पर किलोवाट के हिसाब से 300, 400, 500 का है। अब कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जिसको हम लोग झेल रहे हैं वर्तमान में, ये कॉमर्शियल बिल्डिंग है, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड्स। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। इसी रेट से बच्चों आपका 7-8 रुपया जो भी है मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक। 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 किलोवाट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1। जब 1 किलोवाट एनर्जी का इस्तेमाल, अभी मान लो 1 किलोवाट का इस घर में कनेक्शन है और 1 घंटे तक वो एनर्जी यूज हुई, तो उसी को हम लोग कहते हैं 1 किलोवाट आवर, 1 kWh है। तो अब देखिए हीटिंग इफेक्ट समझना जरूरी है। हीटिंग इफेक्ट का मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है किसी वायर से तो वायर हीट होगा। भाई हम ही अभी तब से पढ़ा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, तो बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा तो कोई भी कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो वो वायर गर्म हो जाती है। इसी प्रॉपर्टी को जूल साहब ने अपने लॉ में दिया और इसका नाम रखा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोला, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा एक हीटिंग इफेक्ट। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके आयरन्स हैं, आपका इंडक्शन है, आपके घर में अन्य बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जिसमें वायर गर्म होती है जिससे आप किसी चीज़ को ऑपरेट कर पाती है। इवन बल्ब में जो ट्रेडिशनल बल्ब है उसमें टंगस्टन का वायर लगा रहता है, वो गर्म होता है, ग्लो करता है, हमें लाइट देता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, heat produced in a conductor is directly proportional to square of its current and resistor, and the resistance for a given current is I square RT। H is equal to, इसी फॉर्मूला पे आप लोग हीटिंग इफेक्ट निकाल लेंगे। आपसे जब हीटिंग पूछेगा कि कितना उसमें हीट प्रोड्यूस हुआ तो H का प्रयोग करना। अगर ये पहले से दिया रहेगा तो इनमें से कोई एक मिस होगा। इस फॉर्मूले को आप जैसे इधर उधर कर करके आप देख पाएंगे। कुछ अन्य क्वेश्चंस को हम सैंपल पेपर के जरिए आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक ये भी एक काफी पॉपुलर बुक है,
जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि लेट्स से यू हैव अ मेटालिक रॉड एंड डिसाइड टू कनेक्ट दैट योर गैल्वेनोमीटर इफ द रॉड इज स्टेशनरी इन अ मैग्नेटिक फील्ड। करिए तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी को मिक्स कर दिया दोनों को, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी आपसे डायरेक्शन ऑफ करंट पूछता है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब है आप आगे वाली चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे फ्लेमिंग का रूल था, उसको आप पढ़ करके निकाल लेंगे, इस तरह से वो उसमें हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये बोर्ड में पूछा गया है। हाउ इट कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली, लिस्ट इट्स एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। तो पहला चीज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में आप ये आंसर देंगे कि बिजली के कार्य करने के द्वारा लगातार काम करने की वजह से वायर में गर्माहट महसूस की जाती है, जिसे हम लोग हीटिंग कहते हैं। अच्छा, हाउ इट कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली, सबसे बढ़िया घर में आयरन अपना प्लग में लगा दो, उसको लगा छोड़ दो और किसी को कह दो कि आयरन ठंडा है, उसको तुम रख करके जेब में ले आओ, वो खुद ब खुद एक्सपीरियंस कर लेगा। और तीसरा, लिस्ट द एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, सबसे बढ़िया एग्जांपल इंडक्शन है, सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे घर में गीजर है, सबसे बढ़िया हमारे घर में एग्जांपल हमारा प्रेस या आयरन वगैरह वगैरह। इसके बाद अब देखिए दूसरा एक क्वेश्चन और आ रहा है, 4 रेजिस्टर्स 2 ओमेगा ईच आर जॉइंट टू एंड फ्रॉम अ स्क्वायर PQRS, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन 2। सिंपल है, 2 + 2 + 2 + 2 तो कितना हो गया 8 भाई, इन सीरीज है, सिंपल। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, शूड द रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर बी लो और हाई वाई। रेजिस्टेंस जो होता है एमीटर का, उसको लो रखना चाहिए या हाई, क्या रखना चाहिए? लो। क्यों? ताकि इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा फ्लो मिल सके, यही इसका रीजन है। इसके बाद बोल रहा है ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, एक बल्ब लगी हुई है, उसमें जो फिलामेंट है उसने 1 एम्पियर का करंट ड्रॉ किया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलामेंट इन 16 सेकेंड्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब एनी का यहाँ पर निकालना है, ये एनी वाले कॉन्सेप्ट पे आ गया बच्चों, एनी के हिसाब से ही आप निकाल पाएंगे इसमें यानी कि आपको वो भी यूज करना पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1.6 × 10⁻⁹ तो इस कॉन्सेप्ट से ऐसे ही क्वेश्चंस मैं मैक्सिमम आपके सैंपल पेपर में देख पा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक डायग्राम जैसा दिया है जिसमें दिखा रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग सर्किट एंड फाइंड आउट करंट इन 12 ओमेगा रेजिस्टर। तो इसमें 3-4 रजिस्टर लगे हुए हैं, कुछ पैरेलल है और कुछ वो, तो जो सीरीज है तो सीरीज में आपको अगर करंट निकालना है तो I = V/R कर देना, ठीक है, सिंपली हो जाएगा। सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन खूब आएंगे, खूब क्वेश्चंस आएंगे। जैसे लिख रहा है 2 बल्ब है 60 वाट के 40 वाट के, उनको पैरेलल कनेक्ट कर दिया गया है, उनके में से करंट जो है 0.6 एम्पियर रन कर रहा है। तो अगर व्हाट विल बी द करंट थ्रू द 40 वाट बल्ब, एक बल्ब 60 वाट का है उसके साथ 0.6 एम्पियर करंट रन कर रहा है, तो 0.40 वाट वाले पर कितना रन कर रहा है, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। कॉन्सेप्ट इसको पढ़ना है, ये आपके लगभग सारे क्वेश्चंस। देखिए इसमें वही बच्चा अच्छा कर पाएगा जो आप लोग ये रीडिंग दिए ये सब पढ़े, इससे क्वेश्चन नहीं लगने वाला इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जैसे रेजिस्टिविटी क्या है इसको डिफाइन करो, कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं, ओम्स लॉ क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, रेजिस्टेंस इन सीरीज क्यों किया जाता है, पैरेलल क्यों किया जाता है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। फिर एक सर्किट दे देगा, इसमें इतने रेजिस्टर्स ड्रॉ कर दो, इतने डाल दो, उसमें 2 पैरेलल कनेक्शंस डाल दो, अब बताओ इसमें से टोटल सर्किट में से कितना करंट निकला। तो उसको 1 by 1 करना है, सीरीज वाले को अलग करिएगा, पैरेलल वाले को अलग करिएगा, मिक्स मत करिएगा, बच्चे मिक्स कर देते हैं। बच्चों के सामने अगर ऐसे एक डायग्राम आ गया और फिर ऐसे है और फिर एट द सेम टाइम इसमें ऐसे ऐसे आ गया, फिर ये ऐसे है, फिर इधर आ गया और ये आके सेल से कनेक्ट हो रहा है, तो बच्चे क्या समझते हैं कि ये सब एक ही है, ऐसा नहीं है। इसमें बताओ सीरीज कनेक्शन है कि पैरेलल कनेक्शन, दोनों है। तो सीरीज पैरेलल को एक साथ कैसे आप करेंगे, सीरीज वाले को अलग ऐड करेंगे, तब ना इक्विवेलेंट आप रेजिस्टेंस निकालेंगे उसका।
पहले एक उसकी वैल्यू अलग कर लीजिए, फिर इसकी वैल्यू अलग कर लीजिए, फिर x सपोज करके आप उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दी, उसी से उसमें करंट भी निकल जाएगा कि कितना करंट टोटल ड्रॉ होगा, क्योंकि ये बैटरी से निकलने वाला पावर तो कांस्टेंट ही होगा भाई, उसको तो कोई चेंज कर नहीं सकता है। वो तो 6 वोल्ट है तो 6 रहेगा, चाहे वो पैरेलल के लिए हो चाहे सीरीज के लिए हो। अंतर सिर्फ आएगा आपके करंट में। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि घर के करंट में और जो शादियों में जो जनरेटर के द्वारा जो करंट दिया जाता है उसमें एक अंतर होता है, उसमें कंसिस्टेंसी देखी जाती है, कहीं कंसिस्टेंसी होती है उसमें। हम लोगों के यहाँ बोर्ड बाय बोर्ड चेंज होता है, क्योंकि अलग अलग अप्लायंसेस के लिए अलग अलग लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो हम लोग पैरेलल कनेक्शन के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, हम लोगों का मतलब ऑफिस वगैरह, कोचिंग क्लास, स्कूल वगैरह जो भी है। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं बच्चों को ये वीडियो पसंद आएगा। लगातार मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आप लोगों तक पहुँचाएं। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को करेंगे ताकि मुझे और भी मनोबल मिले। और पूरी वीडियो को देखिएगा और सारे स्क्रीनशॉट्स लीजिएगा। थैंक यू।